नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ के बारे में पढ़ा था। इसका गठन कैसे होता है, विभिन्न राष्ट्रों में इसकी सदस्यता कैसे मिलती है, कौन राष्ट्र इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है, इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं और मतदान इसमें कैसे किया जा सकता है। तो आपको पता ही है कि ईपी चेज ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्र बिंदु कहा है, हर्ट माना है। वेडनबर्ग ने इसको विश्व की नगर सभा कहा है। अल्वारेज ने इसे महासभा एक अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक शक्ति बनाने की ओर अग्रसर है ऐसा कहा है। तो महासभा की रचना, उसके अधिवेशन, उसके मतदान प्रणाली, पदाधिकारी और उसकी समितियों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जनरल असेंबली के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में जानने के लिए। पावर एंड फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत ही व्यापक और विस्तृत हैं और महासभा को एक अंतर्राष्ट्रीय विधानसभा के समान ये बना देते हैं। जिस तरह एक विधानसभा के कार्य होते हैं, उसी तरह महासभा भी एक अंतर्राष्ट्रीय विधानसभा की तरह काम करती है। ईपी चेज को दोबारा कोट करेंगे, जो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद। महासभा को, जनरल असेंबली को ईपी चेज ने संसद कहा है, केंद्रीय बिंदु कहा है, हृदय कहा है। लियोनार्ड ने महासभा के 5 कार्य बताए हैं। प्लेनो और रिग्स ने इसके 9 कार्य बताए हैं। गुड स्पीच के अनुसार महासभा विभिन्न कार्य महासभा के विभिन्न कार्य संयुक्त राष्ट्र सभा की सफलता के आधार हैं। यानी ये जो काम करती है, उन्हीं काम की वजह से महासभा या यूएनओ है वो सफल है। यदि ये जो काम कर रही है वो नहीं करे तो इसकी कोई सफलता की गारंटी नहीं है। चार्टर की धारा 10 से लेकर 17 तक महासभा की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर की धारा 10 से 17 के बीच में इसकी शक्तियों के बारे में वर्णन किया है, जिसको हम क्रमवार इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो पहला काम है इसका विचारात्मक कार्य। यानी पहला काम ये है कि विभिन्न मुद्दों पर विचार करने से संबंधित इसके कार्य हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि विश्व शांति और सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है, लेकिन महासभा इस कार्य पर विचार विमर्श कर सकती है। तो मोटे मोटे अर्थों में देखें तो चार्टर की धारा 10 के अनुसार महासभा स्थापित विभिन्न निकायों जैसे सिक्योरिटी काउंसिल और न्याय संहिता या ट्रस्टीशिप काउंसिल और सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर काउंसिल, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण समिति जैसे विभिन्न जो संस्थाएं हैं, उनको जो अधिकार दिए गए हैं, उनको जो कर्तव्य दिए गए हैं, उन सभी पर प्रश्न या विचार विमर्श कर सकती है तथा अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकती है। धारा 11 में कहा गया है कि महासभा निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण और शस्त्रीकरण, ये 3 टर्म्स हैं जिनको लेकर, जैसे शस्त्रीकरण के नियमन को लेकर विभिन्न सिद्धांत एवं विचार विमर्श कर सकती है। विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण भी कर सकती है और विचार विमर्श भी
कर सकती है। शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण दो तरह के हैं। शस्त्र नियंत्रण में हम ये है कि जो शस्त्र बन गए हैं उनको नियंत्रित किया जाए और नए नए बनाए जाए। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि जो बन गए हैं उनको ख़त्म क्रमवार तरीके से ख़त्म करना है। आर्टिकल की धारा 11 के अनुसार महासभा सुरक्षा परिषद का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर खींच सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की संभावना होती है। कई बार होता ये है कि सुरक्षा परिषद की बैठक नहीं हो रही होती है और महासभा की बैठक हो रही है, तो फिर उसमें सुरक्षा परिषद कई बार जानबूझ के किसी खतरे की ओर ध्यान भी नहीं देती है। तो इसमें महासभा उसका ध्यान है प्रस्ताव पारित करके, उसका ध्यान है वो विभिन्न जो समस्याएं हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को खतरा हो सकता है उसकी ओर खींच सकती है। इसी तरह आर्टिकल की जो चार्टर की धारा 13 है उसके अनुसार भी कुछ कार्य कर सकती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करना, यानी विभिन्न देशों में सहयोग है उसको विकसित करना, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और सहायताकरण पर बल देना, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको एक संहिता, एक बुक का रूप देना, बुक फॉर्मेट में रूप देना और उसका जो नए नए जो कानून है उनका निर्माण करना, कानूनों में संशोधन करना, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहयोग विकसित करना, यानी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोग। जैसे अभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भारत में तो चल ही रही है, साथ ही साथ विश्व में कोरोना वायरस की वजह से चल रही है, जिसकी वजह से हम भी आज क्लासें ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे भारत को अभी यूएनओ ने अपना सहयोग देने का भी एक प्रस्ताव रखा था। कहने का मतलब जो ऐसे विभिन्न देशों में ऐसी संस्कृति का निर्माण करना कि आपस में कोई भी समस्या हो तो उसका मिल बांट कर सामना किया जा सके, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, ये काम करना। साथ ही साथ बिना किसी भेदभाव के मानवीय अधिकार और जो मूल स्वतंत्रताएं की प्राप्ति में योगदान देना, यानी बिना किसी भेदभाव यानी रंग का भेदभाव, जात का, धर्म का, क्षेत्र के भेदभाव के बगैर जो मानवीय अधिकार हैं, सार्वभौमिक जो अधिकार हैं उनको उनकी प्राप्ति और जो मूल स्वतंत्रताएं हैं जैसे भाषण की स्वतंत्रता और जैसे जीवन की स्वतंत्रता की प्राप्ति में समय समय पर योगदान देना, कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी ऐसे काम करने के लिए महासभा में विचार विमर्श किया जा सकता है और विचार विमर्श होगा तो फिर आगे का स्टेप यानी प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है या फिर सिक्योरिटी काउंसिल को इस हेतु कार्य करने के लिए बोला भी जा सकता है कि आप इस हेतु काम करो। तो इसी तरह आगे नेक्स्ट निरीक्षणात्मक कार्य यानी निरीक्षण करने के लिए भी कुछ काम कर सकती है, जैसे चार्टर की धारा 15 और 16 में महासभा को निरीक्षण से संबंधित काम दिए गए हैं, सुपरवाइजरी काम दिए गए हैं। सुपरवाइजरी काम दिए जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है, अन्य जो अंग हैं जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल और भी जो अन्य जैसे सचिवालय इत्यादि जो हैं उनके अंगों का निरीक्षण कर सकती है और महासचिव आदि के द्वारा जो प्रतिवेदन दिए गए हैं उन पर विचार विमर्श करने का काम भी करती है। अन्य विशिष्ट संस्थाओं पर भी नियंत्रण रखने का काम
इसी के पास हैं। अन्य विशिष्ट जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड डाक एवं सेवा, सामुद्रिक संगठन जैसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो यूएनओ के अधीन काम करती है। उनका भी निरीक्षण करने का काम है वो महासभा के पास रहती है। साथ ही साथ सचिवालय के संगठन, उसका बजट, उसके स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित नियमों का निर्धारण महासभा के द्वारा ही होता है। तो ये कुछ ऐसे काम है इनके जिसके लेकर वो सुपरवाइज़र की तरह काम करती है या सुपरवाइजरी फंक्शन है। वो आर्टिकल जो है चार्टर का 15 और 16 उसमें दिया गया है। तो ऐसे संबंधित काम करती है। फाइनेंशियल वर्क, वित्तीय कार्य। फाइनेंशियल वर्क में भी आपको पता है कि धारा 17, 15-16 के बाद में अब आती है धारा 17। धारा 17 जो आर्टिकल 17 है चार्टर का, उसके अधीन संयुक्त राष्ट्र संघ की अर्थव्यवस्था का संचालन करने का काम भी महासभा के पास होता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करती है तथा उसका अनुमोदन करती है। यानी किसी भी संगठन की कामयाबी उसके बजट पर डिपेंड करती है। यदि किसी संगठन के पास बजट नहीं है तो फिर वो संगठन कामयाब होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना रहता है। तो इसी तरह महासभा का भी एक बजट है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है। उस बजट का के ऊपर उसका अनुमोदन करना यानी उस पर विचार करना, साथ ही साथ उसको पारित करने का काम भी महासभा का रहता है। संघ का व्यय यानी कि संघ है, यूनाइटेड नेशन संघ है, वो कितना व्यय करेगा इसका निर्धारण या उसका अनुपात निर्धारण करने का अनुपात भी महासभा द्वारा निर्धारित किया जाता है। और साथ ही साथ सदस्य राष्ट्र उस व्यय का वहन कैसे करेंगे, जैसे भारत है वो कितना % देगा, यूएस से कितना देगा, जापान कितना देगा, अमेरिका हो ही गया, ब्रिटेन कितना देगा, चीन कितना देगा। तो जैसे 20% के करीब यूएनओ देता है, जापान भी 7-8% के करीब देता है। तो अलग अलग देशों का जो कोटा है कि कौन कितने देश है कितना है, जैसे 0.01 के करीब भारत वहन करता है। तो यानी कहने का मतलब कि अलग अलग कोटा निर्धारित करने का काम भी महासभा का रहता है। बजटों अन्य जो अंग हैं उनके अलग अलग जो बजट हैं उनके बजटों की जांच पड़ताल भी करती है। लियोनार्डो नाम के वैज्ञानिक विचारक ने ठीक ही कहा है कि महासभा का धन पर नियंत्रण है, यह एक इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है। यानी जिस तरह ये धन का नियंत्रण करती है उसका ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो इसको और मजबूत बनाती है। चुनाव से संबंधित कार्य यानी इलेक्शन से संबंधित कार्य, फंक्शन रिलेटेड टू इलेक्शंस। महासभा है वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के चुनाव को भी कंडक्ट करवाती है, यानी विभिन्न प्रकार के चुनाव करती है। अपने सदस्यों में से महासभा सुरक्षा के 10 अस्थायी सदस्य, 5 तो स्थायी सदस्य हैं और प्लस 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो उनका चुनाव करने का काम महासभा है और महासभा के द्वारा होता है। महासभा जब विशेष बहुमत से इसका चुनाव करके सिफारिश करती है और उसको जो अस्थायी सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य पास कर देते हैं तो वो फिर 2 वर्ष के लिए सदस्य बन जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य आपको पता ही होगा, USA, UK, फ्रांस, चीन, रूस।
ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिए करती है, यानी 54 सदस्यों का चुनाव है। तो टोटल इसके 54 ही सदस्य है, याद रखना है आपको। सामाजिक और आर्थिक परिषद के सदस्य 54 हैं, उसका चुनाव है वो 3 वर्ष के लिए किया जाता है। 3 वर्ष के लिए किया जाता है, तो उसका चुनाव करवाने का काम भी महासभा के पास रहता है। उसी तरह जो न्यास परिषद के सदस्यों का सदस्य आजकल तो होता नहीं है, पहले होता था, तो 3 वर्ष के लिए, क्योंकि अब कोई भी क्षेत्र है वो न्यास क्षेत्र नहीं रहा है। महासचिव का चुनाव यानी जो जनरल सेक्रेटरी है उसका 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, वो भी महासभा के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश, टोटल 15 न्यायाधीश है, उसका चुनाव का काम भी इसी के पास होता है। यानी विभिन्न जो न्यायाधीश हैं 15 विभिन्न देशों से, और न्यायाधीशों में अभी हमारे भंडारी जी जो राजस्थान से हैं वो इस पैनल में गए हुए हैं। भारत का काफ़ी योगदान है इसमें। तो इन सभी का चुनाव करने का उत्तरदायित्व है वो महासभा के ऊपर रहता है। चार्टर में संशोधन, जिस तरह किसी भी संविधान होता है उसी तरह यूएनओ का चार्टर है, तो उस चार्टर में संशोधन करने से संबंधित कार्य है वो भी महासभा के द्वारा किया जाता है। तो वो कौन सी आर्टिकल की धारा 109 में ऐसा काम किया जाता है। इसके तहत महासभा 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्य, इसमें 5+4 नहीं है, कोई भी 9 सदस्य है, यदि कोई संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव देते हैं तो महासभा अपने सदस्यों का सम्मेलन बुला सकती है। यानी एक तो 2/3 +5+4, या टोटल इसको हम 9 कहेंगे, 5+4 नहीं कहेंगे। कोई भी 9 सदस्य 15 में से कहते हैं तो बुलाया जा सकता है। फिर कोई संशोधन होता है तो उसको महासभा जब 2/3 बहुमत से पारित कर देगी, साथ ही साथ सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 बहुमत, यानी 5 तो होंगे ही होंगे, प्लस में 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। 15 में से 2/3 यानी लगभग 12 के करीब 12 सदस्यों के बहुमत से अनुमोदन होने के बाद में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कई बार आर्टिकल 108 में वैकल्पिक विधि भी दी गई है। यानी जब वैकल्पिक विधि का मतलब यह है कि जब 1955 तक जब शीत युद्ध चल रहा था तो उसमें वीटो की शक्ति की वजह से कोई संशोधन नहीं हो रहा था, तो उसमें फिर वैकल्पिक विधि की भी चर्चा की गई है कि आप किस तरह से संशोधन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 2/3 सदस्यों का अनुमोदन प्लस में 5 की ज़रूरी, ये बड़ा मुश्किल बहुमत होता है। प्लस में 2/3 बहुमत, यानी विशेष बहुमत के साथ संशोधन करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो इस वजह से संशोधन नहीं हो रहे थे, तो एक वैकल्पिक विधि का भी चर्चा यहाँ की गई है। अब सदस्यता से संबंधित कार्य, यानी किसको सदस्यता देना है, किसकी सदस्यता को सस्पेंड करना है और किसको निकालना है, ये काम भी महासभा के पास सुरक्षित रहते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को नई सदस्यता देना है, तो चार्टर की धारा 4 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, याद रखें, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य किसी राष्ट्र को सदस्यता बनाना चाहे। यानी पहली तो सिफारिश होनी चाहिए,
सिक्योरिटी काउंसिल की, और फिर 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों का महासभा का यदि किसी को सदस्यता देना चाहे तो वो दे सकता है। अब सस्पेंड कैसे किया जा सकता है? यदि कोई राष्ट्र उसकी कार्रवाई में बाधा पैदा करता है तो उसकी जो सदस्यता है उसको निलंबित किया जा सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर महासभा की धारा 5 आर्टिकल की धारा 5 चार्टर की धारा 5 के अधीन वही 2/3 प्लस में सिफारिश के आधार पर किसी को सस्पेंड कर सकती है। अब निष्कासित कर देना, एक्सक्लूशंस फ्रॉम मेंबरशिप, तो वो चार्टर की धारा 6 के अधीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बार बार अवहेलना करता है, सिद्धांतों के उल्लंघन करता है, तो उसकी सदस्यता को एससी की सिफारिश पर महासभा द्वारा निष्कासित भी किया जा सकता है। यानी इस तरह से सदस्यों को सस्पेंड किया जा सकता है, नए सदस्यों को शामिल किया जा सकता है और निष्कासित भी किया जा सकता है। आज तक किसी भी सदस्य को निष्कासित नहीं किया गया था। एक बार इंडोनेशिया ने सदस्यता छोड़ी थी, बाद में शामिल हो गया था। तो ये काम प्रोसीजर बड़े ही मुश्किल होते हैं क्योंकि इसमें वीटो का प्रयोग होता रहता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी लगभग 20 शब्दों का क्वेश्चन, 5 वर्ड का क्वेश्चन पक्का पहले नेट का फेवरेट क्वेश्चन होता था। राजनीति विज्ञान से आप कोई मेंस लिख रहे हो तो भी ये क्वेश्चन पक्का आने की संभावना रहती है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव है, वो कब पारित किया? तो 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। क्या था शांति के लिए एकता प्रस्ताव? जैसा कि आपको पता है, यूएनओ का निर्माण है वो 1945 के करीब हो चुका था। तो उसके बाद में इसी के साथ शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध का मतलब था कि ऐसा युद्ध जो सिर्फ विचारों से लड़ा जा रहा था, यानी 2 विचारधारा, एक तरफ पूंजीवादी जिसके समर्थक यूएसए यानी अमेरिका और उसके समर्थक प्लस देश थे जैसे नाटो के देश, दूसरी तरफ वारसा पैक्ट वाले यानी यूएसएसआर से संबंधित जितने भी राष्ट्र थे वो थे। ये मार्क्सवादी देश थे, ये पूंजीवादी देश थे। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। तो कोई भी संशोधन करना होता, कोई भी कार्रवाई करनी होती, कोई भी संकट आ जाता तो उसमें या तो इससे संबंधित होता तो ये वीटो कर देता, इसका सदस्य राष्ट्र से संबंधित होता तो ये वीटो शक्ति का प्रयोग कर देते। वीटो का मतलब है निषेधाधिकार का प्रयोग, यानी ये काम नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी काम करना है तो 5 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 सदस्यों की सहमति जरूरी है। यदि 5 में से किसी एक ने मना कर दिया तो इसका मतलब वो काम नहीं होगा, इसका मतलब वो वीटो हो गया। तो जब इससे संबंधित देश होते तो ये वीटो कर देते, और इससे संबंधित देश थे तो वो ये वीटो कर देते। तो इस वजह से कोई भी काम नहीं हो रहा था। लोगों ने यूएनओ का भी ये कहना शुरू कर दिया था कि जैसे राष्ट्रसंघ खत्म हुआ वैसे ही यूनाइटेड नेशंस भी खत्म हो गया है। तो इससे बचने के लिए लोगों ने कहा कि हमें यूएनओ को वापस काम पे लगाने के लिए एक एकता प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इसमें ये था
कि 2/3 बहुमत से महासभा का सम्मेलन कभी भी 24 घंटे के अंदर बुलाया जा सकता है। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं वो 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पेश करें तो उसका सम्मेलन बुलाया जा सकता था और सिक्योरिटी काउंसिल को इस समस्या से निपटाने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए सिफारिश की जा सकती थी। तो ये उस समय कोरिया संकट चल रहा था, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया में युद्ध चल रहा था, तो उसके समय उसका सामना करने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद बहुत सारे बहुत सारे संकट है वो यूएनओ के द्वारा सुलझाए गए, जैसे अरब इजराइल का संघर्ष हो या फिर 1950 की कांगो समस्या हो, हंगरी की समस्या 56 की, स्वेज नहर संकट 1956 का, कोरिया संकट 1950 का, जिसमें महासभा ने सफलता हासिल की थी और विशेष अधिवेशन बुलाए गए थे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आज यूएनओ के पास बहुत सारी शक्ति है। MC दैया कहते हैं यह संयुक्त राष्ट्र की मेहराब का एक नींव का पत्थर है। यह सूर्य है जिसके चारों ओर संघ के अन्य अंग चक्कर लगाते हैं। यानी महासभा है वो सभा सतल ही नहीं है बल्कि उसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। गुडरीच ने ऐसा कहा है और एल्वारेज कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक शक्ति की ओर अग्रसर है महासभा। तो ये हमने आज महासभा के फंक्शंस पढ़े हैं। थैंक यू। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब